तार साहब, जहां पे आप मुआशी नंबर्स की बात कर रहे हैं वहीं पे आज आपने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं जरा उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। मेरे लेकिन एक बड़ी हैरानगी की बात थी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा फोकस कर रही थी शाहिद खान अब्बासी के ऊपर, बिफ्ता इस्माइल के ऊपर। आप बार बार आप उनका नाम ले रहे थे। अजीब नहीं लग रहा था अपने साबिक कुलीग्स के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी की जाए या उनके बातों के जवाब दिए जाएं? बिल्कुल अजीब लग रहा था और अजीब लगना भी चाहिए था। मैं देखिए बात यह है कि हमारी पार्टी में रहे और बड़ी कुर्बानियां दी हैं, देखें इसका एतराफ करना चाहिए। मिफ्ता साहब ने, शाहिद साहब तो मुशर्रफ दौर में भी जेल काटी हम्म। और न्याजी दौर में भी जेल काटी। मिफ्ता साहब एक कारोबारी शख्सियत थे, उनका जेल काटना एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने बड़ी हिम्मत से जेल काटी। मैं इसका एतराफ पहले करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ कि देखिए जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जहां वो नुक्ताचीनी कर रहे थे वहां उनको हकायक को मस्क नहीं करना चाहिए था। एंड मंसूर साहब, मैं सच्ची बात करूंगा, आई वॉज इन टू माइंड, मगर मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं इन हकायक को जरूर दुरुस्त करूंगा। आई विल सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि कोई 500 अरब नहीं रखा गया है मैंने इसके लिए। जहां पीडब्ल्यूडी का महकमा खत्म हुआ, काश वो सराहते कि पीडब्ल्यूडी का महकमा खत्म हुआ, करप्शन कम होगी, सेविंग्स होंगी। काश वो सराहते कि काबीना के अफराद तनख्वाह नहीं ले रहे। काश वो इस अमर को सराहते कि जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं ज़रूरी अद्वियात के ऊपर, खाद के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर, और जो बजट के अंदर टैक्स की छूट दी गई है। काश वो रियल एस्टेट की बात करते कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगा है। काश वो ये बात करते कि मेरी भी एयरलाइन है और पीआईए की निजकारी की जा रही है, अच्छा कदम है, 800 अरब का खसारा जो है वो कम होगा इससे। तो उन्होंने ना एफपीआर की डिजिटाइजेशन को सराहा, ना ये जो फाइलर्स के हवाले से मामलात किए जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जाए, ना उसको सराहा, ना उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और राइट साइजिंग डाउन साइजिंग की बात की। तो मैं समझता था कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती जरूरी है और उनको ये बताना जरूरी है कि हकायक को गलत तौर पे पेश ना किया जाए। आप पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, आपका राइट है, मगर उस पार्टी के लॉन्च से पहले जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसकी बुनियाद गलत बयानी पर मबनी नहीं होनी चाहिए। तार साहब, वो तार साहब, आप यू नो इट वेरी वेल, आप एक पॉलिटिशियन है, यू नो इट वेरी वेल के स्टैट्स और नंबर्स गेम जो होती है वो आप जिस तरह मर्जी उसको प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने हक में भी कर सकते हैं, और अगर आपकी मुखालफत में एक चार्जशीट बनानी हो तो स्टैट्स को वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके खिलाफ जो चंद नंबर्स जा रहे हैं, आइए जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज से चंद हफ्ते पहले जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी तो उसका क्रेडिट आप लोगों ने लिया था, ट्वीट्स की गई थी, इवन दो वो नोटिफिकेशन भी एक्चुअली पुराना नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर आप लोगों ने उस वक्त ट्वीट्स वगैरह कर दी थी, लेकिन बाद में पता लगा। लेकिन उसके बाद में भी जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई आप उसका क्रेडिट भी लेते हैं। अब आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसका क्रेडिट भी लेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कबूल इस हद तक करनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और हमारी मजबूरी है कि हमें ये बढ़ानी पड़ती हैं। मगर ये बात जरूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा कि ये बहुत क्यासा रही थी और रोज स्टिकर चलते थे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जा रहा है और वो 60 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो जाएगी, 10 रुपए इजाफी पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाई जाएगी। वो गुंजाइश रखी गई है और सारे कह रहे थे कि 1 जुलाई को ये 10 रुपए की लेवी लग जाएगी। उसको लगाया नहीं गया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नौबत नहीं आएगी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं कि खुशाइंदा और ओवरऑल अगर आप देखें, पिछले साल महंगाई 38% के ऊपर थी, अब वो 11% पे क्यों है? इसकी वजह है पीडीएम दौर में जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया, और अल्लाह ना करे कभी ये मुल्क डिफॉल्ट करे, जी। तो जो उससे रुपया मुस्तहकम हुआ हम्म। और रुपए की कदर में जो मुसलसल कमी वाकई हो रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था टाइम के साथ साथ, वो ब्रेक लग गई। उस ब्रेक लगने से ये हुआ कि जब भी आपका रुपया मुस्तहकम होता है और स्ट्रांग होता है, उससे महंगाई का डायरेक्ट लिंक है, महंगाई कम होती है तो उसका भी इंपैक्ट आया है। असल में प्रॉब्लम यह है कि टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मैं भी नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम देखिए, जो 1 लाख मैं रुपए एक, वाला, मैं एक, खुद ताहिर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आप अपने बारे में कहिएगा, मेरे बारे में ये ना कीजिएगा। ये इख्तियार ही नहीं है मेरे पास कि मैंने टैक्स देना है कि नहीं देना। मैं सैलरीड बंदा हूँ, मेरी एसओसी कट जाती है सर, टैक्स वहीं पे कट जाता है जी। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ ना, एक एग्जांपल दे रहा था, जी जी। नॉट नेसेसरली कि मेरी जात है या आपकी जात है, मैं ओवरऑल एक ठीक बात कर रहा हूँ ठीक ठीक। कि एक मुल्क में जो माहौल है, देखिए उसमें मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को 1200 रुपया इजाफी लगा है तो वो 2400 रुपया देगा 1 लाख की तनख्वाह में से।
अब जो 10 लाख से ऊपर की तनख्वाह है उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मगर जो हम जनरलाइज करते हैं ना कि तनख्वाहदार तबके को मार दिया, देखिए मिनिमम वेज को 32,000 से 37,000 किया गया है। 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से मीटिंग की, मैंने एपीएनएस से मीटिंग की कि मिनिमम वेज के हवाले से और सैलरीज के हवाले से रिपोर्टर्स की और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों का ख्याल किया जाए, तो ये मिनिमम वेज को लागू होना चाहिए। तो देखिए जो एक डूम्सडे सिनारियो पेश किया जा रहा है, इतने बुरे हालात नहीं है, टैक्स देना होगा, जिन तबकात पे लगा है, रियल एस्टेट पे लगा है, उनको भी देना होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा ट्रेंड साहब रियल एस्टेट की जो आपने बात की है वो ये बताइए कि आर्म फोर्सेस के जो मौजूदा हाजिर सर्विस जो लोग हैं या रिटायर्ड हैं, वो अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, ये हकीकत है कि उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा, अस्तना हासिल है उन्हें? देखिए उसकी क्वालिफिकेशन है एक, ये जो एग्जाम्पशन दी गई थी कुछ ब्यूरोक्रेट्स को या आर्मी पर्सनल को, वो इस हवाले से दी गई थी कि जो शोहदा के हवाले से जो कॉलोनीज बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, जो शोहदा के हवाले से वेलफेयर के काम होते हैं, उनको एग्जाम्प्ट होना चाहिए। और देखिए ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको बताऊं, सर एक मिनट ये इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। मैं मिसाल के तौर पे अगर हम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की हम बात करें तो वो किस अम्ब्रेला के अंडर आएगा? वो तो कमर्शियल के अंडर आएगा, बिकॉज डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इज अ कमर्शियल वेंचर। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कमर्शियल एक्टिविटी के जुमरे में आएगा। आप उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल की बात नहीं कर रहे? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। और उसके अंदर जो एक आम सिविलियन को जो टैक्स देना पड़ता है बिल्कुल उसी तरह ही उसके अंदर भी टैक्सेशन उसी तरह ही होगी? जी बिल्कुल उसी तरह की। देखिए इसको क्वालिफाई क्यों किया गया, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ओवरऑल बहुत सारे, देखिए ब्यूरोक्रेट भी आप देखें 35 साल सर्विस के बाद 22वें स्केल में जो एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है उसको एक प्लॉट मिलता है, और वो उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी होती है। एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट के लिए उसकी सारी उम्र की एक रिकग्निशन होती है जो उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कुछ इसमें रियायत दी गई है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, और इससे कोई स्टेट को बहुत इरेपरेबल लॉस नहीं होगा। मैं मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आप कह रहे थे कि हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम आज के मतलब आज की अगर हम सिर्फ बात करें तो 2-3 ऐलानात मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से आए। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो नाराज़ हैं, ताजिर तबका वो एहतजाज करने जा रहा है, चंद सियासी जमातें भी बीच में कह रही हैं कि जनाब हम भी इनकी जो है वो सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि यहाँ के ताजरों के साथ भी वो खड़े होंगे। 6 जुलाई को वैसे ही वो एक बड़ा शो करने जा रहे हैं। तो हुकूमत के लिए तो लग रहा है कि आने वाले दिन जो है मुश्किलात से भरपूर हैं।